नीड एंड इम्पोर्टेंस में भी लिखेंगे, तो एक्स्ट्रा आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है, पहला नीड एंड इम्पोर्टेंस बोल रहा है कि मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। नोट्स बनाते जाना, मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ उसके साथ, और कुछ चीज़ें तो आपके बुक से ही पढ़ना है, तो आपको सोचना नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए ध्यान से पढ़ो, ईवीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको हम टाइम जैसे देंगे हो जाएगा इस मंथ पे, और कुछ क्लासेस के अंदर ही ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो टेंशन मत लेना। सो मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब क्या है पता है? सो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सो वी डिपेंड ऑन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। तो अगर हम लोग अपने खाना के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो वो कौन है? आइदर ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, या फिर हमारा वेजिटेबल्स, या फिर मीट, मतलब हम हो गया जैसे गोट या हैन एट्सेट्रा। तो ऐसा होता है कि हमारे ना फूड चेन, फूड वेब्स बनते हैं एनवायरमेंट में। खाद्य श्रृंखला क्या है? जैसे कि होता है कि ये सनलाइट है, तो ये आपने पिक्चर तो अगर पढ़ा है ईवीएस तो देखा ही होगा। सन से एनर्जी कौन लिया? प्लांट्स लिए, ट्रीज लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा और खाना बनाएगा। वो खाना कौन खाएगा? पहला तो ये जितने भी हार्बीवोर्स हैं, जैसे मान लो गोट हो गया, डियर हो गया, तो वो खाएगा। गोट को फिर कौन खाएगा ना? ये आपका नेक्स्ट है, जैसे टाइगर हो गए और लायन हो गए, ऐसा, तो टाइगर खाएगा। अभी टाइगर को मे भी हो सकता है कि टाइगर बाई चांस मर गया, तो मर गया तो उसके ऊपर बैक्टीरियाज लग जाएंगे जो कि उसको खा जाएंगे, या फिर उसको खाने के लिए हॉक भी आ सकता है, जैसे होता है ना, चील बोल लो और भल्चर बोल लो, ये सब। तो ऐसे चेन अगर एक से ज़्यादा जुड़ गए तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज फूड चेन और फूड वेब। सिंगल लाइन में अगर है तो फूड चेन, बहुत सारे चेन एक साथ जुड़ गए, फूड वेब। और ये क्यों चाहिए? इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। फिर देखो, फॉर बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अगर हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में प्रॉपर करना है बैलेंस्ड वे में, तो हमें क्या चाहिए? एनवायरमेंटल एजुकेशन चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमें क्यों चाहिए? जैसे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होते हैं, मतलब आपके धुएं निकल रहे हैं गाड़ियों से, तो उसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो एनवायरमेंट पल्यूट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। वैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी ये बैलेंस रखना चाहिए, जैसे उनके धुआं ना निकले, वहाँ से वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा पानी में ना मिक्स हो, या किसी को हानिकारक ना हो। तो ये अगर होता है तो ये बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट है टू क्रिएट नॉलेज अबाउट एनवायरमेंटल एजुकेशन। सो हमें लोगों को क्यों बताना है? ताकि हमें एनवायरमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल सके। जैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन क्रिएटिंग नॉलेज, ये क्रिएटिंग है, क्रिएटिंग नॉलेज, ये वाइटल रोल प्ले करता है नॉलेज क्रिएट करने के लिए। अबाउट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो क्रिएट करने के लिए, विथ इट्स बेसिक एलिमेंट एंड इश्यूज, और उसमें बेसिक एलिमेंट्स भी रहेंगे, इश्यूज भी रहेंगे, जिससे कि सॉल्व करने का कैपेसिटी मिले। आपको एनवायरमेंट को क्या करना है? इमीडिएट एनवायरमेंट को सेव करना है। तो हम क्या कर सकते हैं सेव करने के लिए? पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट बनाना है, प्लस गाड़ी मोटर कम चलाना पड़ेगा, प्लस हो गया कचरा कम करना पड़ेगा, वेस्ट मटेरियल को डाउन करना पड़ेगा। हमें एनवायरमेंट को सेव अगर नहीं करते हैं तो धीरे धीरे एनवायरमेंट ना ऐसा बिहेव करना स्टार्ट करे जैसे वो पैरालाइज्ड हो चुका है, बिकॉज ऑफ हाजार्डियस कंडीशन, बहुत सारे ऐसे खराब कंडीशंस हैं। सो एनवायरमेंटल एजुकेशन हेल्प अस टू सेव द एनवायरमेंट। हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन किस लिए चाहिए ना? हमें वो ये हेल्प कर सके कि हम सेव कर सके एनवायरमेंट को, पूरे एनवायरमेंट को सेव कर सके, जैसे पेड़ लगाना, रीयूज ऑफ थिंग्स, रिसाइकल करना, वो सब। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ये चीज़ पहले भी आपको नॉलेज करिकुलम में भी बोला है। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब होता है नेशनलिटी और नेशनलिज्म। इसको हम नेशनलिज्म बोल सकते हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं राष्ट्रीयवाद। नेशनलिज्म का मतलब है राष्ट्रीयवाद, जहाँ पे राष्ट्रीयवाद मतलब पूरे राष्ट्र के और पूरे नेशन के जो भी लोग हैं एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे। और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मतलब इंटरनेशनलिज्म, मतलब अंतर्जातीय क्षेत्र में सबको एक साथ मिलकर काम करना है। सो क्यों करना है ना? पहला,
क्रिएटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम एट बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल में अगर चेंजेस करने हैं तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल में अवेयरनेस क्रिएटिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अर्थ डे, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स प्लांट को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, सेव वाटर, ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर रिसर्च प्रोग्राम। जेन्युइनली पता है एनवायरमेंटल एजुकेशन में कोई रिसर्च नहीं करता, बहुत रेयर करते हैं। सो बच्चों को मोटिवेट करना कि एनवायरमेंटल एजुकेशन के साथ पढ़े और वो आगे बढ़ के रिसर्च में काम करें और उसके लिए नया नया कुछ चीज़ों को बनाए। टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फूड चेन एंड फूड वेब, अभी बताया था अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डिफरेंट फूड चेन एंड फूड वेब को। टू अंडरस्टैंड बायोजियोकेमिकल साइकिल, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हो गया आपकी बारिश आना, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, सल्फर साइकिल, बहुत सारे साइकिल्स आते हैं, उसको भी समझना पड़ेगा अगर हमें हेल्प करना है तो। ठीक है, फिर देखो सॉल्व वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज, कैसे सॉल्व कर सकते हैं या कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है मेजरली। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर जो आपके अर्थ के ऊपर का लेयर है जो प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से अर्थ को, उसमें अभी छेद हो गया है। ये छेद होने का कारण है सनलाइट डायरेक्टली यूवी रेज को छोड़ रहा है और यूवी लाइट डायरेक्टली आ रहा है अर्थ पे। तो जैसे स्किन बर्न और स्किन में कैंसर हो जाना, तो ये सारा हो सकता है इसके कारण। और बहुत सारे कारण हैं, जैसे जो हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें एसिड गिर गिर के ख़राब हो गया, एसिड रेन हो गया। सो ओजोन लेयर डिप्लीशन यूवी रेज को लाता है, और अगर ख़राब होगा तो दैट इज़ अ एसिड रेन आएगा। और ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या है, ज़मीन का सदुपयोग ना करके बर्बाद कर देना। और हम बोल सकते हैं कि ऐसा डिस्करेज करना कि लोग जैसे ज़मीनों को ऐसा ही छोड़ दे या कुछ ना करें। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें इश्यूज़ को सॉल्व करने हैं। फिर है कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। हम लोग सोचते हैं कि एनवायरनमेंट से पल्यूट हो रहा है, बट घर पे आप अगर 3 लोग रहना चाहिए या 4 लोग, वहाँ पे अगर 10 लोग रहेंगे तो ऑब्वियस पॉल्यूशन भी ज़्यादा बढ़ेगा। पॉपुलेशन की वजह से जगह नहीं मिलेगा, सॉइल स्कार्सिटी होगा, पैसे स्कार्सिटी होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट है जैसे कंजर्विंग द एग्जिस्टिंग। सो सपोज जैसे प्रोटेक्ट करना, जो भी एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संबल है, उसको बचाए रखने के लिए काम करना। कंजर्वेशन लॉ बनाना और कंजर्व करना। कंजर्विंग द फ्लोरा एंड फना, फ्लोरा मतलब फ्लावर, फना मतलब आपके एनिमल्स। ठीक है, तो इन लोगों को बचाना, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे चीज़ करना। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के बारे में लोगों के अंदर जागरूक करवाना। तो ये आपका पॉइंट्स हैं, दैट इज़ द नीड, इम्पोर्टेंस में भी लिख सकते हैं और स्कोप में भी लिख सकते हो, स्कोप। ठीक है, क्या हम ये पहले से पढ़ लिया था, ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ा, नीड एंड इम्पोर्टेंस अभी कंप्लीट किया, जो कि स्कोप में भी लिख सकते हैं आप। प्रिंसिपल्स उस दिन ही पढ़ लिया था, पहले क्लास में ही ऐड हुआ है। फिर स्कोप भी यहाँ पे देखो, स्कोप भी दे दिया है। अभी आपको बहुत बार बोल रही हूँ, स्कोप हो गया, नीड इम्पोर्टेंस हो गया, इसको आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हैं, यही आपका ऑब्जेक्टिव्स है। इवोल्यूशंस में ये आपका हो गया था। अब पढ़ना क्या है, शोइंग द समरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन का जो समरी है, समरी देखेंगे हम लोग। ठीक है, आपको ऐसा ही लिखना है। समरी मतलब क्या है ना, आपके बुक में मैंने ये नोटिस किया, इवोल्यूशन बोला गया ना, इवोल्यूशन मतलब वो जानना चाहता है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ है। सो ये इवोल्यूशन में आपके पूरे बुक में 2-3 पेज में ऐसा करके दिया गया है, और उसको मैंने ईयर वाइज पूरा सेपरेट करके मेंशन कर दिया, एक के बाद एक को। ठीक है, इवोल्यूशन आपके बुक में कुछ गिवन ही नहीं है प्रॉपर वे से। ठीक है, बट इवोल्यूशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या क्या है, आप अगर बुक देख सकते हैं कि इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन को लिख के हेडिंग दे के उसने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एंड बिलीसी कॉन्फ्रेंस अर्थ सबमिट को लिख दिया है, तो ये गलत है। ठीक है, इवोल्यूशन में आपको समरी लिखना है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन कैसे आया
और कैसे कैसे हुआ। तो हम बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं जाएंगे, हम आफ्टर इंडिपेंडेंस ही पढ़ रहे हैं, और आफ्टर इंडिपेंडेंस में हमारे पास अभी 3 पेज का नोट्स है। चलो, तो पॉइंट क्या है वो देखते हैं। पहला पॉइंट आता है 1948 में IUCN का कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, IUCN का कॉन्फ्रेंस हुआ। ये कॉन्फ्रेंस पेरिस में हुआ था। एंड फर्स्ट यूज द टर्म एनवायरमेंटल एजुकेशन, पहली बार ये टर्म यूज़ किया गया, एनवायरमेंटल एजुकेशन वाला टर्म। ये टर्म बोलो या वर्ड बोलो, IUCN का जो पहला मीटिंग हुआ या फिर कॉन्फ्रेंस हुआ पेरिस में, वहाँ पे यूज़ हुआ। आप चाहो तो सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसा सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। सेकेंड, 48 से हमने शुरू किया है, ये 1949 है। फाउंडिंग ऑफ IUCN, तो ये फिर से IUCN को बनाया गया। IUCN आपका एक बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके थ्रू हम नेशन को डिफरेंट कॉन्फ्रेंस के थ्रू नेशंस को सपोर्ट करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, 1948-49 के बाद डायरेक्टली 49 से 65 को जंप करना है, 1965। तो फर्स्ट यूज द टर्म एनवायरमेंटल एजुकेशन इन यूके में पहली बार यूज़ हुआ। और कौन से कॉन्फ्रेंस में? यूके का कॉन्फ्रेंस हेल्ड हो रहा था कील यूनिवर्सिटी में, कील KLLELE, कील यूनिवर्सिटी में पहली बार यूज़ हुआ एनवायरमेंटल एजुकेशन टर्म। 1968 में यूनेस्को ने बायोस्फीयर कॉन्फ्रेंस पेरिस में करवाया गया। यूनेस्को ने बायोस्फीयर कॉन्फ्रेंस पेरिस में करवाया। 1970 में फाउंडिंग CEE क्या है? काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड IUCN मीटिंग नेवाडा USA, वहाँ पे फिर से एक मीटिंग हुआ। नेवाडा बोल के एक जगह है USA में, वहाँ पे, और डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन को डाला गया। डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये एक दिन में नहीं होगा, सुन के याद रखना या फिर लिख के प्रैक्टिस करना। 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम, स्वीडन में। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर और स्वीडन में हुआ। ठीक है, 1975 में फाउंडिंग ऑफ यूनेप एंड IEEP क्या है? इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल प्रोग्राम, ये दो फाउंड किया गया। 1977 में यूनेस्को फर्स्ट इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन बिलीसी कॉन्फ्रेंस, USSR में हुआ। ठीक है, यूनेस्को का फर्स्ट इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर, बिलीसी कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, वो हुआ आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्वीडन में हुआ था ये बिलीसी कॉन्फ्रेंस, बिलीसी में हुआ था USSR में। 1979 में नेशनल सेमिनार ऑन हायर एजुकेशन के ऊपर नेशनल सेमिनार हुआ न्यू दिल्ली, इंडिया में। अब तक बाहर चल रहा था, अब इंडिया में होगा। 1980 में वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी लाया गया कि कैसे वर्ल्ड को हम प्रोटेक्ट कर सकें, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। 1987 में यूनेस्को एंड यूनेप दोनों एजुकेशन कांग्रेस क्रिएट किए ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन। यूनेस्को एंड यूनेप एजुकेशनल कांग्रेस बनाए एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, प्लस BLC + 10 कॉन्फ्रेंस, इसको कौन सा कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया? BLC + 10 कॉन्फ्रेंस मॉस्को में हुआ था। यूरोपियन ईयर ऑफ एनवायरनमेंट बोला गया, 1987 को यूरोपियन ईयर ऑफ एनवायरनमेंट दिया गया टाइटल। फिर आया वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इस ईयर में 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट आया। तो ये रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट है? द ब्रूडलैंड रिपोर्ट, ब्रूंटलैंड रिपोर्ट, डी प्रोनाउंस नहीं होगा, ब्रूंटलैंड। ठीक है, मैं प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा था, ब्रूंटलैंड, तो डी प्रोनाउंस नहीं होगा, ब्रूंटलैंड रिपोर्ट। तो ब्रूंटलैंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड कमीशन बैठा
एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर और एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर। 1988 में यूरोपियन रिजोल्यूशन ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन, यूरोपियन रिजोल्यूशन ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन। नेक्स्ट 1990 में पब्लिकेशन ऑफ केयरिंग फॉर द अर्थ, पब्लिकेशन ऑफ केयरिंग फॉर द अर्थ। 1990 में अर्थ के लिए कैसे केयर लिया जाए इसके लिए पब्लिश किया गया आर्टिकल्स। 1990 से 1991 में। 1992 में यूएन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो, ये आपका रियो अर्थ समिट है जो कि 1992 में हुआ था एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। 1993 में, ठीक है, 1993 में ग्लोबल फोरम ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली इंडिया में कंडक्ट हुआ। मतलब अब तक कॉन्फ्रेंस इंडिया में नहीं हो रहा था, वो स्टार्ट हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, मतलब टोटल कंट्री में हम बैलेंस लाना चाहते हैं इसके लिए, तो उसके लिए कंडक्ट किया गया प्रोग्राम न्यू दिल्ली इंडिया में। 1996 में पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंग्लैंड। सो गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी निकाला एनवायरमेंटल एजुकेशन को इंग्लैंड में स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, 1948 से शुरू करके 1996 तक का पीरियड दिया गया है। ठीक है, कितने साल का हमने कितने साल का पीरियड दिया गया है? एक साथ एनवायरमेंटल एजुकेशन नहीं आ गया, बहुत सारे ट्रेंड्स आए और अराउंड मैं अभी पूछ रही थी ना 48 से कितने साल, ऑलमोस्ट देखो और भी 48 ईयर्स, तो 48 से 48 ईयर्स तक एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में सोचा गया है, इतना कुछ और भी अभी चल रहा है। ठीक है, तो की ट्रेंड्स क्या है देखो, ये आपके 1960s का पीरियड है जहाँ पे नेचर स्टडी के ऊपर फोकस दिया गया, जिसमें हम लर्निंग अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स था, हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ते थे, पौधा हो गया और पशु हो गए, पशु पक्षी पौधे के ऊपर हम लोग पढ़ते थे, इसको बोलते हैं नेचर स्टडी, प्रकृति को पढ़ना। ठीक है, फिर उसके बाद फील्ड वर्क भी स्टार्ट हुआ, तो लेड बाय द एक्सपर्ट्स, जो रिसर्च करना चाहते थे वही फील्ड वर्क करते थे विथ ए पर्टिकुलर एकेडमिक फोकस, मतलब एनवायरमेंटल एजुकेशन को धीरे धीरे आपके एजुकेशन के फोकस में लाना है। ठीक है, 1970s का पीरियड है एडवेंचर एजुकेशन, सो इंक्रीजिंग द यूज ऑफ नेचर इन प्रॉपर वे, नेचर का प्रॉपर इस्तेमाल करना। ठीक है, फील्ड स्टडीज स्टार्ट हुआ, फील्ड स्टडीज जैसे कि फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड बोल सकते हैं इसको आउटडोर एजुकेशन, ये आउटडोर की जगह पे DOOD हो गया, आउटडोर होगा, आउटडोर एजुकेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाहर जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। नेक्स्ट कंजर्वेशन एजुकेशन, कंजर्व मतलब प्रोटेक्ट करना होता है, तो ये जो भी इश्यूज हैं जो भी उसको संभाल के प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है। ठीक है, मतलब कौन? एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो कंजर्वेशन एजुकेशन के थ्रू टीचिंग अगर होगा तो प्रॉपर वे से ये बताना चाहते हैं कि हम चीज़ों को कंजर्व कैसे करें और प्रोटेक्ट कैसे करें। अर्बन स्टडीज़, तो अर्बन स्टडीज़ क्या है? स्टडी अबाउट अर्बन एनवायरनमेंट, जो अर्बन एरिया में एनवायरनमेंट है उसके बारे में जानना। आपको कौन सा एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छा लगता है? आपका रूरल एरिया, गांव वाला एरिया है, बट आराम से आप क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट देख सकते हो, या फिर बोल सकते हो गांव वाले एरिया में होने से भी पॉल्यूशन फ्री थोड़ा रहता है, पॉल्यूशन थोड़ा कम रहता है क्योंकि लोग कम गाड़ी मोटर का यूज़ करते हैं, लोग ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते इसलिए। बट अर्बन स्टडीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो उसको स्टडी करना, स्टडी ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट। 1980s के पीरियड में ग्लोबल एजुकेशन, जैसे कि वाइडर विजन ऑफ द ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल एजुकेशन मतलब समझ रहे हो, पूरे ग्लोबलाइजेशन के बारे में सोचना, मतलब एजुकेशन के थ्रू पूरे ऑल कंट्रीज़ के बारे में सोचना, ऑल कंट्रीज़ के जो भी इश्यूज है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट उसको सॉल्व करना। फिर आया डेवलपमेंट एजुकेशन, तो ये पॉलिटिक्स रिलेटेड था। वैल्यू एजुकेशन ये पर्सन्स के एक्सपीरियंस रिलेटेड है।
एक्शन रिसर्च ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड है, प्रॉब्लम्स कैसे समाधान करें उस बेसिस पे। 90s पे, मतलब 90 के 90s पीरियड पे एम्पावरमेंट बढ़ गया, तो रिजोल्यूशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इश्यूज, तो हमें चेंजेस लाने पड़े किसमें, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कंडीशंस पे, जहाँ पे रिजर्वेशन पहले वुमेंस के लिए बहुत कम था, इसको बढ़ाया गया, कुछ चीज़ें किए जा रहे, जिसके बेसिस में हमारा फीमेल अगर एम्पावर्ड रहता है तो ऑब्वियस है मेल भी एम्पावर्ड होंगे धीरे धीरे, और एनवायरमेंट के बारे में सोचेंगे, वर्क करेंगे। एजुकेशन फॉर ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, so proper growth of environment education is called the education for a sustainable development। 2000 के पीरियड में, 2000 का पीरियड जैसे आता है ये 21st सेंचुरी में एंट्री कर गए। कम्युनिटी पार्टनर्स एक दूसरे के साथ काम करेंगे, मतलब जितने भी कम्युनिटी है एक दूसरे के साथ काम करेंगे। पॉइंट लिखा गया है, छोटे छोटे हैं, उसको बस लिखना, नोट डाउन करना, हो जाएगा। ठीक है, क्या हम क्लियर हैं इतना? फ्रेंड्स 3 कॉन्फ्रेंस है, एक है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, देख रहे हो इसका 26 पॉइंट है और आपको 26 के 26 पॉइंट ही याद करने हैं। समझ आ रहा है? इसको हम चेंज नहीं कर सकते, वर्ड्स चेंज हो सकते हैं हल्का फुल्का, बट पूरा चेंज नहीं कर सकते। तो हमें रिकॉल करने के लिए मेन वर्ड्स को हाईलाइट करना है, जैसे कि उसको लिख लिख के हम प्रैक्टिस करके याद कर सकें। फिर आपके जो बीलीसी कॉन्फ्रेंस है, तो बीलीसी कॉन्फ्रेंस में भी देखो कितना छोटा करके दिया गया है, उसका कंसेप्ट है और उसके ऑब्जेक्टिव्स, रोल, कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ दे दिया है। आप चाहो तो उसको रोल में लिख सको, उसको आप ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हो। उसके बाद अर्थ समिट, जो रियो अर्थ समिट बोलते हो, रियो डे जेनेरियो मैंने बोला था, वो आपका 1992 में आया था, तो वो आपको मैंने मार्क करके दे दिया है। ठीक है, दैट्स इट। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आप बोलोगे मैम ये अगर लॉन्ग में आ गया तो क्या करेंगे, या फिर 3-4 पेज का लिखना है तो क्या करेंगे? एनवायरमेंटल एजुकेशन लिखेंगे। पहला जो आपको पार्ट दिया गया है ना, कि व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल एजुकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप, नीड, इंपॉर्टेंस, वो पहले लिखोगे, उसके बाद कोई भी कॉन्फ्रेंस लिखोगे, आपका आंसर बन जाएगा। डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस मत लिखना, मार्क्स नहीं आएंगे। तो चलो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या बोलता है हम सुनते हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आपका पहला आता है, द रूट्स ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, द रूट्स ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस लाइज इन 1968 प्रपोजल फ्रॉम स्वीडन। हम अभी अच्छे से बोल रहे हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का जो जड़ है वो कौन से टाइम से आया है? 1968 के पीरियड से, 1968 के पीरियड से है, और ये कहाँ से था? फ्रॉम स्वीडन, स्वीडन से है। दैट द UN held, यूनाइटेड नेशन हेल्ड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस बना था, किस लिए? टू एग्जामिन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाई दोज दैट रिक्वायर्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू सॉल्व। फिर से पढ़ा रही हूँ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का रूट कहाँ पे है ना? 1968 के पीरियड में है। कहाँ से आया है ना? स्वीडन से आया है। और इसके लिए क्या किया गया? द UN में, यूनाइटेड नेशन हेल्ड किया एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को, जहाँ पे प्रस्ताव रखा गया कि एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को पहले एग्जामिन करना इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कितना सपोर्ट और इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने से। देखो 1972 में, 1968 के बाद 1972 में हम जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय डेलीगेशंस फ्रॉम दी, डेलीगेशंस मतलब जानते हो, मेंबर्स। कितने गवर्नमेंट के मेंबर्स आए थे पता है? 114 गवर्नमेंट्स के मेंबर्स आए थे। 114 गवर्नमेंट मतलब इंडिया का एक गवर्नमेंट, फिर सोच लो जैसे बाहर का, स्वीडन का एक गवर्नमेंट, पाकिस्तान का एक गवर्नमेंट, चाइना का एक गवर्नमेंट, अमेरिका का गवर्नमेंट, जापान का गवर्नमेंट, सो मेन लोगों को बुलाया गया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसके थ्रू 114 गवर्नमेंट से लोगों को बुलाया गया, डेलीगेशंस मतलब मेंबर्स को बुलाया गया। When the United Nations General Assembly decided to convene बोला गया है, to convene 1972 Stockholm Conference at the initiative of the government of Sweden to host it। तो ये पॉइंट ऐसा था कि when the United Nation General Assembly decided, जैसे कि वो डिसाइडेड किए
कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के जो पॉइंट्स हैं जो कन्वीन पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और कॉन्फ्रेंस एट द इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन टू होस्टेड। तो फिर गवर्नमेंट को बोला गया, तो गवर्नमेंट ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को बनाया जो कि स्वीडन को होस्ट करना था। द मीटिंग एग्रीड, मीटिंग किसके ऊपर हुआ? अपॉन ए डिक्लेरेशन कंटेनिंग 26 प्रिंसिपल। देखो ये जो मीटिंग हुआ था उसमें 26 प्रिंसिपल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट प्रॉपर वे से हो सके। एंड एक्शन प्लान विथ 109 रिकमेंडेशंस एंड रेजोल्यूशन। ये पता है इसके लिए 26 प्रिंसिपल्स को लिया गया, बाकी बना था 109 रिकमेंडेशंस रखे गए थे, आउट ऑफ दैट ओनली 26 को लिया गया। और 114 गवर्नमेंट से, इंटर गवर्नमेंट से मेंबर्स आए थे जो कि इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो नंबर 1 पहला पता है एनवायरमेंटल एजुकेशन का पहला क्या है पॉइंट? दैट इज ह्यूमन राइट्स मस्ट बी असर्टेड। अगर पूरा नहीं समझ पा रहे हो तोड़ तोड़ के पढ़ो। ह्यूमन राइट्स जैसे भी करके एंटर्ड करवाया जाएगा, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसको चेंज करो। ह्यूमन राइट्स मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड, लिख दो इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, बस इतना याद करो और कुछ नहीं सक रहे हो उतना करो। ह्यूमन राइट्स मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड, पहला पॉइंट, ह्यूमन राइट्स मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड। सेकंड पॉइंट चले, ह्यूमन राइट्स के बाद सेव किसको करना है? नेचर को। तो नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी सेफ गार्डेड, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको सेफ गार्ड और प्रोटेक्ट करना सीखिए। पहले ह्यूमन राइट्स को इनकॉर्पोरेट करो लॉ में, प्लस नेचुरल रिसोर्स को सेफ गार्ड और प्रोटेक्शन दो, ठीक है। फिर देखो नंबर 3, द अर्थ्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल रिसोर्सेज मस्ट बी मेंटेन। अर्थ को उपजाऊ बना के रखो ताकि वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ऐसे ही प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो पहले हमने क्या बोला? ह्यूमन राइट्स को एंटर करवाना, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना और अर्थ के कैपेसिटी को बढ़ाना ताकि ऐसे ही प्रोडक्शंस होते रहे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। फिर नंबर 4, वाइल्ड लाइफ मस्ट बी सेफ गार्डेड। तो वाइल्ड लाइफ मतलब जो भी वन्य जंतु हैं, वन में रहते हैं उनको और पेड़ों को भी क्या करना? प्रोटेक्शन देना, हो गया। नंबर 5, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मस्ट बी शेयर्ड एंड नॉन एग्जिस्टेंट। हम जो नॉन रिन्यूएबल है, जो रिसोर्सेज रिन्यू हो सकते हैं वो कैसे भी हो जाएंगे, बट जो रिसोर्सेज नॉन रिन्यू है मतलब एक बार ख़त्म हो गया तो और नहीं मिलेगा, तो वैसे रिसोर्सेज को भी किसी से आप बोलोगे बर्बाद कर दिया जाए, ना करके शेयर करो बस। फिर देखो नंबर 6, पॉल्यूशन मस्ट नॉट बी एक्सीड द एनवायरमेंट्स कैपेसिटी। देखो पॉल्यूशन एनवायरमेंट से बड़ा हो जाना नहीं चाहिए, पॉल्यूशन इतना होना चाहिए कि उसे कंट्रोल किया जा सके, क्लीन किया जा सके। अगर कम पॉल्यूशन रहेगा वो खुद ही कंट्रोल हो जाएगा, जैसा कि हुआ था लॉकडाउन के पीरियड में, ठीक है। डैमेजिंग ओसेनिक पॉल्यूशंस मस्ट बी प्रिवेंटेड। देखो ओसेनिक पॉल्यूशन, ऐसे पॉल्यूशन जो कि ओसन में जाके क्या कर दे? डिस्ट्रॉय कर दे चीज़ों को, या ओसन में जाके डैमेज करना शुरू कर दे, वैसे पॉल्यूशंस को रोकना। डेवलपमेंट इज़ नीडेड टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट क्यों चाहिए? एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ देयर नीड असिस्टेंस। तो ऐसे कंट्रीज़ बनाओ जहाँ पे असिस्टेंस का ज़रूरी है। डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड नीड रीजनेबल प्राइसेस फॉर एक्सपोर्ट टू कैरी आवर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। तो हमारे कंट्री के जो भी चीज़ें हैं उसको भेजने के लिए और लाने के लिए जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस जाते हैं उसको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। एनवायरमेंटल पॉलिसी मस्ट नॉट हैम्पर डेवलपमेंट। एनवायरमेंटल पॉलिसी, जो भी पॉलिसी एनवायरमेंट का, उसको हैम्पर बिल्कुल मत करो, ठीक है। पहले 11 बताइए क्या क्या आपको याद है कंट्री के लिए चाहिए, सो वो हो गया। फिर देखो और क्या था, 9th पॉइंट पे मैंने बोला डेवलपिंग कंट्रीज देयरफॉर नीड असिस्टेंस, ठीक है। फिर डेवलपिंग कंट्रीज नीड रीजनेबल प्राइसेस फॉर एक्सपोर्ट टू कैरी आउट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट एनवायरमेंट को मैनेज करना बहुत कॉस्टली हो जाएगा तो हम कोई चीज़ को परचेस नहीं कर सकेंगे, तो एक्सपोर्ट के जो प्राइसेस हैं उसको हम रीजनेबल कर देंगे, ठीक है। 11th पॉइंट पे देखो क्या है,
11 पॉइंट पे, एनवायरमेंट पॉलिसी मस्ट नॉट हैम्पर डेवलपमेंट। एनवायरमेंट पॉलिसी मस्ट नॉट हैम्पर डेवलपमेंट। यहाँ से शुरू कर रही हूँ, यहाँ से हम 26 तक जाएंगे, पहले आधे तक जाएंगे, 20 तक जाते हैं या 18 तक जाते हैं, उतना रिपीट कर दोगे फिर जाएंगे 26 तक, ठीक है। एनवायरमेंट पॉलिसी मस्ट नॉट हैम्पर डेवलपमेंट। एनवायरमेंट के लिए जो भी हम पॉलिसी पढ़ेंगे, हम भी पॉलिसी पढ़ेंगे, बहुत सारे लेजिस्लेशन लॉ पॉलिसी है, वो जैसे एनवायरमेंट को हार्म ना करे, इसको देखना। 12th नंबर क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज नीड मनी टू डेवलप एनवायरमेंटल सेफगार्ड। पहले क्या था, रीजनेबल प्राइसेस रख दो एक्सपोर्ट के लिए ताकि हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को ले सकें। अब क्या बोल रहा है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसे चाहिए एनवायरमेंट को सेफगार्ड करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। इंटीग्रेटेड, एक के साथ दूसरे को जोड़ के, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। नंबर 14, रैशनल प्लानिंग शुड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। रैशनल प्लानिंग जानते हो, जो सबके लिए हो, एक जैसा, तो ऐसा प्लानिंग करेंगे जो कि कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर दे एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। फिर आया, ह्यूमन सेटलमेंट मस्ट बी प्लान टू एलिमिनेट एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। ह्यूमन सेटलमेंट, इंसानों को सेटलमेंट जब हम लोग करते हैं, जैसे हमें प्रॉपर्टी को लेके इश्यूज़ है, हमें जगह को लेके इश्यूज़ रहता है, घर को लेके इश्यूज़ रहता है, बहुत सारे हैं, तो उसको कैसे एलिमिनेट करें ताकि हमारे एनवायरमेंट का प्रॉब्लम्स को भी एलिमिनेट हो सके। तो ऐसे प्लानिंग करके करो जैसे एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स भी एलिमिनेट हो जाए। नंबर 16, गवर्नमेंट शुड प्लान देयर ओन एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसीज। गवर्नमेंट खुद से ही अपना पॉपुलेशन पॉलिसीज, दैट इज एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसीज को अपनाया है। फिर नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट प्लान डेवलपमेंट स्टेट्स नेचुरल रिसोर्सेस। नेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, राष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएं हैं, वो प्लान करेगा डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स नेचुरल रिसोर्सेस। स्टेट्स में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसका कैसे बढ़ोतरी हो सके। तो अब मुझे फिर से डिस्कशन करो, तो हम शुरू करें। नेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो भी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो प्लान करेगा डेवलपमेंट के लिए, किसका डेवलपमेंट, स्टेट का जो अपना रिसोर्सेस है उसको बढ़ाने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेस याद रखो। हाँ, हर एक स्टेट का अपना रिसोर्सेस है, जहाँ पे बॉक्साइट, कोल एट्सेट्रा, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट देखो, एक बहुत इजी लाइन देगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज़ होगा, इजी दे दिया ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ हो गया। नेक्स्ट हो गया, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज एसेंशियल, ई इज एसेंशियल, एनवायरमेंटल एजुकेशन को एसेंशियल और अनिवार्य बनाना, ठीक है। एनवायरमेंटल रिसर्च देखना, एजुकेशन के बाद ही इसके बाद क्या है, रिसर्च, बड़े आकार में देखना है, प्रमोट करना है, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन को रिसर्च में यूज़ करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में। फिर देखो, स्टेट में एक्सप्लॉयट देयर रिसोर्सेज एज दे विश बट मस्ट नॉट एंडेंजर अदर्स। देखो, अगर एक स्टेट चाहता है कि उसके जितने भी रिसोर्सेस है उसको बर्बाद कर दिया जाए, तो वो बर्बाद कर सकता है, मगर किसी को भी डेंजर में नहीं डाल सकता, किसी को भी डेंजर में नहीं डाल सकता। कंपेंसेशन इज ड्यू टू स्टेट्स दस एंडेंजर्ड। अगर कोई एंडेंजर्ड में है, कोई भी स्टेट और कोई भी कंट्री, तो उसके आपको अगेंस्ट में कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ईच नेशन मस्ट एस्टैब्लिश इट्स ओन स्टैंडर्ड। हर एक नेशन अपना ओन स्टैंडर्ड क्रिएट करेगा, हर एक नेशन अपना ओन स्टैंडर्ड क्रिएट करेगा। देन देयर मस्ट बी कोऑपरेशन ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज। अभी यहाँ तक हम नेशनल हो रहे थे, इंटरनेशनल इश्यूज को भी हम ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शुड हेल्प टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट। पहले तो नेशन के बारे में सोचो, फिर इंटरनेशन। तो नेशन का अगर 3 पॉइंट्स आ रहा है तो इंटरनेशन का भी 3 पॉइंट्स हैं। तो नेशन जैसे अपनी स्टेट्स के बारे में सोचेगा, अगर कुछ भी बर्बाद करता है तो कंपेंसेशन देगा, एंडेंजर्ड में बिल्कुल नहीं डालेगा। वैसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्प करेंगे एक दूसरे को, कि ताकि जो पॉलिसीज़ अपनाए जा रहा है वो पूरे इश्यूज़ को सॉल्व करें, मतलब आंतर्जातिक क्षेत्र में भी। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्प करेगा कि हम इम्प्रूव कर सकें एनवायरनमेंट को। एंड द लास्ट पॉइंट,
वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मस्ट बी एलिमिनेटेड। जैसे हो गया न्यूक्लियर बॉम्ब, या फिर उसके वजह से हिरोशिमा नागासाकी का जो हालत हुआ था। फिर आपका आ गया, जैसे होता है बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, आजकल के टाइम पे बहुत सारे वेपन्स का यूज़ होता है, बम का भी यूज़ होता है, न्यूक्लियर बम का यूज़ होता है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ही लोग मारे जाते हैं। तो ये सबको एलिमिनेट करना, जहाँ से मास डिस्ट्रक्शन आता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो ऐसे चीज़ों को एलिमिनेट करना। सो Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.